हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शिक्षा क्लासेस पर। दोस्तों, कल जो क्लास की थी उसी को आज कंटिन्यू करते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस देख लिए थे और उससे आगे आज स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की दूसरी सबसे बड़ी, सबसे गहरी या सबसे लंबी झील कौन सी है? तो कौन सी है? टांगनिका झील। टांगनिका झील जो है विश्व की दूसरी सबसे गहरी और सबसे लंबी झील है कहाँ पे? ये तो अफ्रीका में है, अफ्रीका। वहीं बैकाल झील की बात करें, यह सबसे गहरी झील है। ये कहाँ पे है? रूस में है। सुपीरियल झील यूएसए और कनाडा इनकी सीमा पर स्थित है, कनाडा की सीमा पर स्थित है। और ग्रेट बियर झील जो है वो कहाँ पे? कनाडा में है, कनाडा। ठीक है। सुपीरियल झील सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कैसी है इसकी विशेषता? सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, पानी की झील। बैकाल झील सबसे गहरी झील है। कनाडा में और कौन कौन सी झीलें हैं तो याद रख लेना है। ग्रेट बियर, ग्रेट बियर तो हो गई। ग्रेट स्लेव, ग्रेट स्लेव, अथावास्का, अथावास्का और विनीपेग, विनीपेग। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि सैलवा वनों की विशेषता क्या है? तो सैलवा वन, इन्हीं को सैलवास वन भी कहा जाता है। इनकी विशेषता क्या है? तो चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन। ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक है। ये कहाँ पाए जाते हैं? तो अमेजन बेसिन की घाटी में पाए जाते हैं। आइए इसको मैप के द्वारा समझते हैं। सॉरी, एक सेकेंड। ठीक है। तो एंडीज पर्वत श्रृंखला से होते हुए यहाँ से और इस तरह से जाएगी अमेजन नदी। अमेजन नदी जो है विश्व की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है। अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। यहाँ पे इस तरह से पूरा क्षेत्र कौन सा है? पर्वत श्रृंखला है, तो एंडीज पर्वत श्रेणी है। एंडीज पर्वत श्रेणी, एंडीज पर्वत श्रेणी से ही निकलती है कौन सी? अमेजन नदी। अमेजन नदी के बीच के पास वाला जो क्षेत्र है उसको क्या कहेंगे? अमेजन घाटी। और अमेजन घाटी में ही पाए जाते हैं सैलवास वन। अब बात करें, सैलवास वन जो है वो त्रिस्तरीय है। कैसे हैं? 3 स्तर के हैं। ठीक, तो इसलिए ये काफी ज्यादा घने जंगल भी हैं और इनको अमेजन जंगल के नाम से भी जाना जाता है। अमेजन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। अब आइए यहाँ पे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ चीजें हैं उनको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ ग्रासलैंड है। जैसे अर्जेंटीना में कौन सा है? पंपास। कौन सा है? पंपास। लानोज घास के मैदान कहाँ पे है? तो वेनेजुएला में है। वेनेजुएला। कौन सा है घास का मैदान? लानोस, लानोस। लानोज घास के मैदान। ठीक है। सैलवास तो हम लोगों ने देख लिए। उसके बाद में कैंपोस ब्राजील में है। ब्राजील में कौन से हैं? कैंपोस, कैंपोस घास के मैदान कहाँ पे है? तो ब्राजील में है। बात करें यहाँ पे कुछ मरुस्थल है उनको भी देख लेते हैं। यहाँ पे एक मरुस्थल है जिसका नाम है आटाकामा मरुस्थल। आटाकामा मरुस्थल। ठीक है। सबसे शुष्कतम मरुस्थल है ये अर्जेंटीना और पेरू, चिली और पेरू की सीमा पर स्थित है। दूसरा, यहाँ पे एक झील है बहुत फेमस है, नौकागम झील है। कौन सी झील है? तो
तो टिटिकाका झील, टिटिकाका झील, ठीक। तो टिटिकाका झील है और ये कैसी है, सब सर्वोच्च नौकागम्य झील है। ये कहाँ पे है, तो पेरू के बीच में और लानोस, बोलिविया और पेरू के बीच में है टिटिकाका झील। कौन कौन से, बोलिविया और पेरू। यहाँ की कुछ नदियां और हैं, जैसे एक है पराना, पराग्वे और उरुग्वे, ठीक है। उन तीनों की संयुक्त धारा से मिलकर यहाँ पे बनता है रियो द ला प्लाटा, रियो दी प्लाटा, ठीक है। कौन कौन सी हैं, पराना, पराग्वे और उरुग्वे, 3 नदियां हैं। इन 3 नदियों के मिलने से बनता है प्लाटा, यानी कि चौड़ा क्षेत्र मुहाने पे, इसे बोलते हैं रियो द प्लाटा। यहाँ पे इसके ऊपर मुहाने पर एक राजधानी स्थित है, मोंटेवीडियो, ठीक है, मोंटेवीडियो राजधानी है। और इसके दक्षिण में एक राजधानी है ब्यूनस आयर्स, जो किसकी राजधानी है, अर्जेंटीना की राजधानी है। और मोंटेवीडियो किसकी राजधानी है, तो मोंटेवीडियो हो जाएगी पराग्वे की राजधानी, उरुग्वे की, सॉरी पराग्वे की नहीं, उरुग्वे की। पराग्वे तो यहाँ पे है लापाज के पास। तो इतना याद रख लेना है किसके बारे में, तो साउथ अमेरिका के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं और एक को अभिकथन है और दूसरा कारण है। अभिकथन, असर्शन क्या है, भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में वर्षा शीत ऋतु में होती है। कारण, रीजन दिया गया है इसका, गर्मियों में ये क्षेत्र शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। तो ये क्या है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा है, सोनार, साउंड रेंजिंग नेविगेशन सिस्टम। यानी कि कोई भी समुद्र है, अब समुद्र के अंदर डूबी हुई चीजों को पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा, सोनार। और ऊपर बस जो भी चीजें हो रही हैं, माने पृथ्वी से ऊपर मतलब वायु में, तो उनका पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, रडार का उपयोग किया जाता है, ठीक है। सोनार और रडार। ओडोमीटर, ठीक है, इसके बारे में बताना आप लोग कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती, तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता वह होता, क्या होता गुरुत्वाकर्षण बल, तो उसका 1/4 भाग। ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब बर्फ पिघलती है तो उसके आयतन में क्या प्रभाव पड़ता है। तो आयतन जो है वो घट जाता है, ठीक। अगर आप एक गिलास में जितना मतलब पानी के बराबर, मान लिया आपने एक गिलास है और उसके अंदर या कोई भी एक जार है, उसमें क्या रखा, उसमें बर्फ के टुकड़े रख दिए, पूरा मतलब फुल करके दिया, ठीक। अब क्या होगा इसमें, तो जैसे लिक्विड में परिवर्तित होगा तो क्या इसका आयतन जो है घट जाएगा। दूसरे एग्जाम्पल समझ सकते हैं, अगर प्लास्टिक की बोतल आप लोग फुल भर के रख दें और जब उसमें बर्फ जमेगी तो उसका आयतन क्या होगा, बढ़ जाएगा बर्फ जमने से, और बोतल जो है वो हो जाती है, फट जाती है, ठीक।
अगला एग्जाम्पल, सर्दियों के मौसम में जो टंकी वाले पाइप होते हैं, जो नॉर्मल पाइप प्लास्टिक के, वो क्या हो जाएंगे, वो भी क्या हो फट जाएंगे सर्दियों में जमने की वजह से, क्योंकि उनका आयतन जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक, बर्फ जमने से और पिघलने से आयतन घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? तो किसको जो है कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की है? तो अल्टमैन ने की है। किसने खोज की है? अल्टमैन। इसका नामकरण किसने किया है? नामकरण किया है तो बेंडा ने। ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, जैसे एक ये दोहरी संरचना होती है। कैसी संरचना होगी? दोहरी संरचना है माइटोकॉन्ड्रिया की। अब इसके अंदर जो है उंगली नुमा ऐसी संरचना पाई जाती है, इसको बोलते हैं क्रिस्टी। ठीक है। और जो तरल पदार्थ वर्ग होता है उसे बोलते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा। ठीक। अब क्रिस्टी के अंदर चलता है क्या? क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र। और इसी के माध्यम से जो है क्रेब्स चक्र चलेगा। और क्रेब्स चक्र में क्या होता है हमारा? तो ऊर्जा बनती है। ठीक है। किस रूप में ऊर्जा बनेगी? एटीपी के रूप में। एटीपी के रूप में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसी को जो है ऊर्जा का सिक्का भी कहा जाता है। और इसके अंदर हमारी ऊर्जा बनती है। ठीक। तो इस वजह से इसको क्या का बोला जाता है? कोशिका का पावर हाउस। ठीक है। नेक्स्ट इसमें दिया गया है राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है? तो यह केंद्रिका न्यूक्लियोलस के अंदर इसका निर्माण होता है और बाहर निकलकर, यानी न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है। जैसे मान लिया ये हमारा क्या है? सेल है। सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के भी अंदर क्या है? न्यूक्लियोलस। ठीक है। और न्यूक्लियस से जो है क्या होता है? राइबोसोम बाहर निकलता है। राइबोसोम बाहर निकलकर किस पे आके? ईआर पे आके चिपक जाते हैं। ठीक है। ये क्या है? ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ईआर पे जहां पे ये चिपकेंगे आके, ठीक है, राइबोसोम, तो उस क्षेत्र को हो जाते हैं ये कैसे? तो रफ हो जाएंगे। और जिस पे नहीं चिपके हैं वो स्मूथ रहेंगे। तो जहां पे ये चिपक जाते हैं तो स्मूथ रफ वाले क्षेत्र में, तो वहीं पे क्या होते हैं? वो राइबोसोम। और राइबोसोम का काम क्या होता है? तो प्रोटीन का निर्माण करना। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। यह कोशिका जो है, कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग है। कोशिका झिल्ली की बात करें तो कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। ठीक है। जिसके अंतर्गत कुछ तो चीजें चली जाती हैं, कुछ चीजें नहीं जाती हैं। यह किसकी बनी होती है? मुख्यतः तो फास्फोलिपिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है? फास्फोलिपिड की। फास्फोलिपिड की बनी होती है कोशिका झिल्ली। इसी प्रकार से एक होती है कोशिका भित्ति, जो केवल पादपों में पाई जाती है। अगला इसमें दिया है सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम का काम होता है कोशिका विभाजन में सहायक मदद करना। कोशिका का विभाजन, कोशिका विभाजन इसके माध्यम से होता है। ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह से एक और होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम का काम क्या होता है? तो कोशिका, जो भी डेड कोशिका है उनको नष्ट करने का, इनको साफ करने का काम करेगा। यानी जो भी कोशिकांग होंगे कोशिका के अंदर, जैसे ये मान लिया हमने कोई कोशिकांग है, इसने काम करना बंद कर दिया, मतलब मर गया ये, तो इसको समाप्त करने का काम कौन करेगा? तो लाइसोसोम करेगा। अब पूरी कोशिका ही जो है काम करना बंद कर दी, तो लाइसोसोम आएगा बीच में आके अपने आप को फाड़ लेगा। क्या कर ली उसने? आत्महत्या कर ली। तो इसलिए इसको आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है लाइसोसोम को। अब ये अपने आप को इसने फाड़ लिया आके बीच में आके, तो इस वजह से इसको कोशिका का एटम बम भी कहा जाता है।
अब मरी हुई कोशिकाओं को ये क्या करता है, साफ करने का काम करता है, तो इस वजह से इसको जो है कोशिका का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है लाइस गोल्जी का है, कौन सा है, गोल्जी कॉय, जिसकी खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने। अब उसका काम क्या है, तो जो प्रोडक्ट जो है किसके द्वारा बनाए गए, न्यूक्लियस के द्वारा बनाए गए, यानी केंद्रिका के द्वारा जो प्रोडक्ट बनाए गए, यानी प्रोटीन और लिपिड्स, उन प्रोडक्ट को पैकेजिंग करने का काम कौन करेगा, तो गोल्जी कॉय करेगा। ठीक है। जैसे चिप्स तो बन गई, अब चिप्स को पैक करने का काम कौन करता है, गोल्जी कॉय करता है। अब जो है गोल्जी कॉय का काम और क्या है, तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना। ठीक है। तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं, कोशिका का परिवहन करता भी कहते हैं। यह सभी चीजों को मैनेज करता है, किसी को मतलब ट्रैफिक नहीं लगने देता है, तो इस वजह से कोशिका का ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल भी कहा जाता है। किसको, गोल्जी कॉय को। ठीक, तो इतना याद रखना है इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, कि निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है। पहले तो आप लोग बताइए, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो कौन से हैं, बी और सी। बी सी विटामिन जो है जल में घुलनशील है, और हमारे बॉडी में जो है अधिकतम मात्रा में जल है, और जल जो है हमारी बॉडी से निकलता भी है पसीने के रूप में, यूरिन के रूप में। ठीक है। तो जब जल बाहर निकलता है तो जल में घुलनशील है, तो क्या होगा, बी सी जो है विटामिन, ये हमारे शरीर में संचित नहीं होंगे। ठीक है, इकट्ठे नहीं होंगे, क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो इसमें से कौन सा है, विटामिन सी, ऑप्शन बी इसका सही है। विटामिन ए दिया गया है, विटामिन ए का अगर केमिकल नेम पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, रेटिनॉल। कौन सा नाम है, रेटिनॉल। और रेटिनॉल रेटिनॉल से क्या होता है, इसकी कमी से होने वाला रोग जो है रतौंधी हो जाता है। विटामिन डी, इसका रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्सीफेरॉल। और इसकी कमी से होने वाला रोग रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है। विटामिन डी को जो है गरीबों का विटामिन भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या मिलता है, फ्री में मिल जाता है। सुबह सुबह जब भी धूप निकले तो उसके कारण सुबह की पहली किरण जो है उसके माध्यम से ग्रहण करते हैं विटामिन डी। अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो हड्डियां कमजोर पड़ जाएंगी। ठीक है। बच्चों में सूखा रोग हो जाता है, और फिर उसके बाद में भंगुर होकर टूटने भी लगती हैं हड्डियां। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। और इसकी कमी से होने वाले रोग क्या हो जाएंगे, तो दांतों से संबंधित रोग हो जाएंगे। ठीक है। एस्कॉर्बिक रोग, दांतों पे खून आना, इस तरह की, और ये किस में मिलेगा, तो खट्टे फलों में। विटामिन ए, इसका नाम क्या है, तो टोकोफेरोल है, टोकोफेरोल विटामिन ए। और इसकी कमी से होने वाला रोग जो है, जल्दी से बाल जो है वो पकने लगते हैं, यानी सफेद पड़ने लगते हैं। दूसरा, इसमें महिलाओं में बांझपन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है इसकी कमी से, और पुरुषों में जो है नपुंसकता का गुण आने लगता है इसकी कमी से, विटामिन ई की कमी से। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कि अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्न में से कौन सा है। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन में के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्न में से कौन सा है, तो सिक्रेटिन हार्मोन है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। देखिए, हमारा ये किसका प्रोसेस है, तो पाचक यानी पाचन का। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम का। पाचन हमारे शरीर में जो है मुख से प्रारंभ हो जाता है। कहाँ से प्रारंभ हो जाता है, मुख से। ठीक है, मुख में हमारे 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। कौन कौन से एंजाइम होते हैं, लार ग्रंथियों से एंजाइम निकलेंगे, टाइलिन एंजाइम, ठीक है, टाइलिन हो गया, म्यूलिन हो गया, और उसी के बाद में लाइसोजाइम। टाइलिन एंजाइम जो है वो स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। म्यूलिन एंजाइम जो है वो खाने को क्या करेगा, चिपचिपा करेगा,
ठीक है। और जो लाइसोजाइम है वो क्या करेगा, तो वो जो है कीटाणुओं को मारने का काम करेगा। ठीक, अब ये हमारा भोजन गया कहाँ पे, ओइसोफेगस में, फूड पाइप में, और फूड पाइप से नीचे उतरेगा किधर आएगा, अमाशय में। अमाशय में आ गया, ठीक। और अमाशय में आने के बाद में क्या करता है वे, तो वहां से HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है, जिससे भोजन को जो है कई भागों में तोड़ा जाता है, ठीक है। और ये HCl जठर रस में मिला होता है। फिर उसके बाद में हमारी छोटी आंत, और छोटी आंत जो है दो हिस्सों में बटी होती है। मतलब छोटी आंत के भाग कितने हैं, 3 है, जेजुनम, डेडुनम और इलियम। तो जेजुनम वाले भाग में 2 जगह ग्रंथियां जुड़ी होती हैं, एक कौन सा, एक यकृत, और दूसरा होता है अग्नाशय। अग्नाशय, अग्न्याशय, पैंक्रियाज और लीवर। तो यहां से एक एक ग्रंथि जो जुड़ी होती है, और यहां से एक हार्मोन रिलीज होगा। तो हार्मोन कौन सा होता है, कैलिस्टोकाइनिन। कैलिस्टोकाइनिन हार्मोन रिलीज होता है। और यकृत के साथ में जुड़ा होता है, क्या जुड़ा होता है, तो पित्ताशय जुड़ा होता है, गॉल ब्लैडर, पित्ताशय। और पित्ताशय में जो है पित्त रस स्टोर होता है, पित्त रस स्टोर होता है। पित्त रस का निर्माण कौन करता है पूछा जाए तो यकृत करता है, ठीक है। निर्माण कौन करेगा इसका, पित्त रस का, तो निर्माण करता है यकृत। अब इसको रिलीज किया, किधर गया ये कैलिस्टोकाइनिन हार्मोन आने के बाद में रिलीज किया हुआ पित्त रस, और पित्त रस रिलीज होकर छोटी आंत में गया, और छोटी आंत में जाने के बाद में वसा की बड़ी बूंदों को छोटी बूंदों में तोड़ दिया, ठीक है, छोटी बूंद में तोड़ दिया। तो इसी घटना को कहते हैं, क्या कहेंगे, तो वसा का पायसीकरण, ठीक है, वसा का पायसीकरण। नेक्स्ट इसमें क्या, अग्नाशय। एक ग्रंथि अग्नाशय मतलब वो जुड़ी होती है छोटी आंत के साथ में। तो यहाँ पे भी एक हार्मोन आता है, कौन सा हार्मोन, सेक्रेटिन हार्मोन। जब सेक्रेटिन हार्मोन आता है तो इससे कई सारे एंजाइम रिलीज होते हैं, कौन कौन से, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, ठीक है। लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज जो है वो वसा का पाचन करता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा, कार्बोहाइड्रेट, और ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन का पाचन करेगा, ठीक। तो 2 ग्रंथियां हमारी जुड़ी होती हैं, यकृत और अग्नाशय। यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, और अग्नाशय जो है दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगर पूछा जाए मानव शरीर की मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, तो अग्नाशय है। इसमें रेनिन दिया गया है, तो एंजाइम, रेनिन एंजाइम जो है वो कहाँ से रिलीज होता है, तो अमाशय में ही रिलीज होगा रेनिन एंजाइम। रेनिन एंजाइम का काम क्या होता है, तो दूध को दही में कन्वर्ट करता है, ठीक है। बॉडी के अंदर दूध को दही में बदलने की क्रिया को किसके द्वारा होती है, रेनिन एंजाइम के द्वारा। अब छोटे बच्चे जो होते हैं वो क्या करेंगे, दूध पिएंगे, और कुछ समय के बाद में वो जब उल्टी करते हैं पेट दब जाने के बाद में, तो क्या होता है, दही बन के बाहर निकलता है, क्योंकि बच्चों में रेनिन एंजाइम जो है अधिक मात्रा में रिलीज होता है। वहीं बुजुर्ग जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो रेनिन एंजाइम की मतलब मात्रा जो है वो कम होती जाती है। इसलिए जो वृद्ध लोग होते हैं उनको सलाह दी जाती है डॉक्टर के द्वारा कि आप जो है दूध की अपेक्षा दही ग्रहण कीजिए और उसका सेवन कीजिए, जिससे आपका पाचन हो सके। अगला है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है, तो प्रोटीन का निर्माण करता है। पेप्सिन, पेप्सिन हमारा जो है वो कहाँ पे रिलीज होगा, तो अमाशय में रिलीज होगा, ठीक है। और इसके द्वारा भी जो है प्रोटीन को पचाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो अगला क्वेश्चन है हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है। हाइड्रोफोबिया जो है वो किसके द्वारा होगा, विषाणु के द्वारा। हाइड्रोफोबिया कुत्ते, बिल्ली, बंदर, ठीक है, इनके द्वारा किसी भी व्यक्ति को अगर कोई काट लिया जाता है तो उनके अंदर के जो रेबीज हैं, ठीक है, जो विषाणु हैं वो क्या होते हैं, वायरस, वो किसी बॉडी में चले गए। अब वो क्या होगा, उसको अगर किसी भी मतलब पानी से, हाइड्रो मतलब जल और फोबिया मतलब डर, तो पानी से उसको डर लगने लगता है,
तो इसी बीमारी को कहते हैं हाइड्रोफोबिया। किसी भी प्राणी के द्वारा काट लिया जाए तो उसके जो रेबीज होंगे वो उसके अंदर चले जाएंगे, ठीक है, हाइड्रोफोबिया। प्रोटोजोआ के बारे में बात की जाए तो इससे होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं, तो काला जार, नींद की बीमारी, पायरिया, पेचिस, ठीक है। जीवाणु के द्वारा बात की जाए तो हो जाएगा कोलेरा यानी हैजा। फफूंदी के द्वारा, इसके याद रख लेने कौन कौन से हैं, तो दाद, खाज, खुजली, ये सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, करनाल वंट रोग है, तो करनाल वंट रोग जो है किसका रोग है, गेहूं की फसल से संबंधित है करनाल वंट रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां से इकोनॉमिक्स स्टार्ट हो गई। क्वेश्चन क्या है, हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है, तो नेशनल इनकम से यानी राष्ट्रीय आय से संबंधित है हिंदू वृद्धि दर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस भारतीय व्यावसायिक बैंक ने सबसे पहले चलती फिरती एटीएम सेवा प्रारंभ की है, तो कौन सी बैंक है, आईसीआई बैंक, ठीक है, आईसीआई बैंक। इस बैंक ने जो है सबसे पहले एटीएम सुविधा यानी मोबाइल एटीएम की सेवा प्रारंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आरबीआई से संबंधित क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है इनमें से कथन कौन सा सही नहीं है। आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक है, ठीक बात है, आरबीआई सभी बैंकों का पापा है। आरबीआई केंद्र और राज्य सरकारों का बैंकर है, तो ये भी सही है। आरबीआई देश के विदेशी विनिमय निधि का अधिरक्षक है, तो ये भी सही है। बोला आरबीआई की स्थापना 1949 को हुई है, तो ये गलत है। आरबीआई की स्थापना यंग हिल्टन आयोग इसकी सिफारिश पर हुई है। यंग हिल्टन आयोग आया कब था, तो 1934 को। फिर उसके बाद में 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई, ठीक है। फिर इसका राष्ट्रीयकरण जो है वो हुआ 1 जनवरी 1949 को, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सियो मिशन AX4 से संबंधित अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है। एक्सियो मिशन के तहत अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है, तो शुभांशु शुक्ला, ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत अमेरिकी गायिका हैं चंद्रिका टंडन, इनको अभी हाल ही में किस एल्बम को चैट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार दिया गया है। ग्रैमी पुरस्कार जो है वो संगीत के लिए दिया जाता है, तो किस एल्बम के लिए गए, त्रिवेणी के लिए, ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्षा परियोजना में 100% एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का लाभ लेने वाली पहली कंपनी साब जो है का संबंध किस देश से है, तो स्वीडन से, ऑप्शन सी इसका सही है। साब से स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, ठीक है, 2024 में 180 देशों में से भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो 96, ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो कौन है, अभी बहुत ही ज्यादा चर्चा में है, ज्ञानेश्वर कुमार, ऑप्शन डी इसका सही है, ठीक है। अजय कुमार जो है यूपीएससी के अध्यक्ष हैं, विजय राहाटकर महिला आयोग के अध्यक्ष, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टाइम मैगजीन ने वुमेन ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया है, पूर्णिमा बर्मन।
पूर्णिमा वर्मा को जो है टाइम मैगजीन ने वुमेन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। अगर बात करें पुरुष ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया टाइम मैगजीन के, तो पेट्रोल पंप यानी कि ट्रंप को।